Welcome back to Amal Khan Biology. Today's topic for discussion is immunity. आज के इस टॉपिक में हम इम्यून सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे. So let's start the immune system. इम्यून सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले what is immunity? इम्यून सिस्टम में हम WBCs के बारे में पढ़ेंगे जो हमारी बॉडी को एक डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करता है. ठीक, जो हमारी बॉडी का दिफा करता है अगेंस्ट पैथोजेंस, अगेंस्ट बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस एंड अदर पैथोजेंस. ठीक है, उनके खिलाफ करेगा क्या? ये एक इम्यून सिस्टम एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा और बॉडी को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाने की कोशिश करेगा. अब इम्यून सिस्टम को शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे एक बोन बना रहा हूं. अब बोन इज एन ऑर्गन, बोन एक ऑर्गन है. जहां पे होगा क्या, इम्यून सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे, हम व्हाइट ब्लड सेल्स पढ़ेंगे, WBCs, व्हाइट ब्लड सेल्स. और ये व्हाइट ब्लड सेल्स करते क्या हैं, दे आर द पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम. और व्हाइट ब्लड सेल बनते कहां पे, ये बोन के अंदर बनते हैं. ठीक है, इट्स अ बोन, ये बोन के अंदर बनेंगे, ये बोन है. और ये बोन के अंदर मैं पर्पल से बना रहा हूं, इट्स अ बोन मैरो. ये बोन मैरो क्या होते हैं, बोन मैरो इज अ टिश्यू. बोन मैरो क्या होते हैं, ये टिश्यू होते हैं. ठीक है, इट्स अ बोन मैरो, ये बोन मैरो है. और बोन मैरो में क्या होगा, बोन मैरो में WBCs, ठीक है, RBCs और प्लेटलेट्स यहां पे बनते हैं. ठीक है, so bone marrow is a tissue where the formation of WBCs, RBCs and platelets take place. ठीक है, तो बोन मैरो में ये 3 टिश्यूज बनेंगे. तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम WBC स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज WBC. ये WBC होते क्या हैं, व्हाट आर WBCs, व्हाइट ब्लड सेल क्या होते हैं. अच्छा, और ये कैसे बनते हैं. सबसे पहले हम एक यहाँ पे एक सेल बना रहे हैं. इस सेल को मैं नाम दे रहा हूं प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल. दिस इज अ प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल. अब ये प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल होते क्या है. प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल को समझाने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊं कि व्हाट इज स्टेम सेल. स्टेम सेल क्या होते हैं. लेट्स सपोज दिस इज अ सेल, ये एक सेल है. ये अमूमन क्या करेगा, ये 2 सेल्स में डिवाइड करेगा. एक सेल 2 में डिवाइड करेगा. अब इसने क्या किया, 2 टाइप्स के सेल्स बना लिए, एक ब्लू वाला सेल और एक रेड वाला सेल. ये पेरेंट सेल और ये इसके डॉटर सेल्स हैं. दिस इज अ पेरेंट सेल और ये दोनों डॉटर सेल्स हैं. अब यहां पे होगा क्या, जब एक सेल 2 में डिवाइड करेगा. अब स्टेम सेल मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, कि व्हाट इज स्टेम सेल. स्टेम सेल क्या होते हैं. जब ये 2 सेल्स में डिवाइड करेगा, अब ये क्या करेगा, ये जो स्टेम सेल, ये जो पेरेंट सेल है, ये अपने आप को रिन्यू कर देगा, अपनी पॉपुलेशन को मेंटेन रखेगा. जब ये 2 सेल्स बनाएगा, एक ये वाला सेल बनेगा जो कि बिल्कुल इसकी आइडेंटिकल कॉपी होगी, जो कि बिल्कुल इसकी आइडेंटिकल कॉपी होगी. और अगला जो सेल बनेगा वो डॉटर सेल होगा. ठीक, वो डिफरेंट होगा. ये वाला सेल है, ये इसकी बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपी, इट इज एन आइडेंटिकल कॉपी. ठीक है, हम कह सकते हैं कि पेरेंट सेल अपने आप को रिन्यू कर देगा, अपने पॉपुलेशन को मेंटेन रखेगा, इसकी पॉपुलेशन खत्म नहीं होगी. जब भी स्टेम सेल डिवाइड करेंगी, उनकी पॉपुलेशन मेंटेन रहती है, उनका वजूद खत्म नहीं होता. ठीक है, अब ये सेल क्या हुआ, जब ये 2 में डिवाइड हुआ, अब क्या हुआ, इसका वजूद तो यहाँ पे खत्म हो, लेकिन इसने अपने आप को रिन्यू कर दिया इस शेप में. ठीक, इसने अपने आप को इस शेप में रिन्यू कर दिया. और ये अब क्या हुआ, ये इसकी आइडेंटिकल कॉपी बनी. और अगला जो सेल बना, ये क्या था, इट्स अ डॉटर सेल. ये क्या था, ये डॉटर सेल है. और ये डॉटर सेल आगे करके क्या करेगा, ये डॉटर सेल मजीद सेल्स में डिवाइड होगा. और जब इसके मजीद डॉटर सेल्स बनेंगे तो उससे WBCs बनना शुरू हो जाएंगे.
ठीक, या बाकी टिश्यू बनना शुरू हो जाएंगे। तो स्टेम सेल क्या होते हैं? स्टेम सेल्स आर दो सेल्स विच हैव कैपेबिलिटी टू रिमेन या टू मेंटेन इट्स पॉपुलेशन, अपने पॉपुलेशन को बरकरार रख सकें। ये स्टेम सेल की खासियत है, ये इसकी प्रॉपर्टी है स्टेम सेल्स की, कि वो अपने करते क्या है, अपने पॉपुलेशन को मेंटेन रखते हैं, अपने वजूद को कायम रखते हैं, अपना इसका वजूद ख़त्म नहीं होता, इसे कहते हैं स्टेम सेल। इसके बरक्स ऑन द कंट्री अब होगा क्या, देयर इज अ सेकंड टाइप ऑफ सेल, मैं अब दूसरा सेल बना रहा हूं। ये सेल करेगा कि जब ये दो सेल्स में डिवाइड होगा डॉटर सेल में, अब ये क्या है, ये पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल डिवाइड हुआ दो डॉटर सेल्स में, ठीक। अब जब पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड होता है तो इसका वजूद खत्म हो जाता है और ये अपने पॉपुलेशन को मेंटेन नहीं रख पाता। ऐसे सेल्स को हम कहते हैं प्रोजेनिटर सेल्स। क्या बोलेंगे? प्रोजेनिटर सेल्स, ये प्रोजेनिटर सेल्स हैं, ठीक है। तो इनमें क्या होगा, जो पेरेंट सेल है उसका वजूद खत्म हो जाएगा और वो सारा का सारा डॉटर सेल्स में कन्वर्ट होगा और इस तरह इनका वजूद खत्म होगा, फिर इसके मजीद डॉटर सेल्स बनते ही जाएंगे। लेकिन स्टेम सेल में अपना जो पेरेंट सेल है उसकी पॉपुलेशन बरकरार रहती है। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है, पॉपुलेशन क्यों बरकरार रहती है, अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है, कि इसका फ़ायदा क्या होगा, इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, इसके एडवांटेजेस क्या होंगे, ठीक। अच्छा, अब प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स हैं। प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल क्या होते हैं? ये ऐसी स्टेम सेल्स होंगी, नंबर वन, ये अपनी पॉपुलेशन बरकरार रखेंगे और प्लूरिपोटेंट क्या करेगा, ये मुख्तलिफ टिश्यूज़ बनाने की सलाहियत रखता है, मुख्तलिफ टिश्यूज़ बनाने की सलाहियत रखता है। देयर आर डिफरेंट टिश्यूज़, लेकिन हम बात कर रहे हैं किस चीज़ की, हम आज WBCs की बात कर रहे हैं। तो हम कहेंगे प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल ये खून बनाने की सलाहियत रखता है, ब्लड बनाने की सलाहियत रखता है। RBCs, WBCs और प्लेटलेट्स, इन तीनों सेल्स को बनाने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा बाकी टिश्यूज़ भी बनाता है, लेकिन यहाँ पे हम इन तीन टिश्यूज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल क्या करेगा, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल यहाँ पे हम कहेंगे कि ब्लड बनाने की सलाहियत रखता है। ये फोर फादर है ब्लड का, ठीक है, ये सबका दादा है, हम कह सकते हैं ग्रैंड फादर है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जब ये सेल्स में डिवाइड करेगा, दो सेल्स में डिवाइड करेगा, लेट्स सपोज प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल डिवाइड कर गया। अब क्या हुआ, एक सेल बना, अपने आप को रिन्यू कर दिया इसने, ठीक। प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल ने अपनी पॉपुलेशन को मेंटेन रखा यहाँ पे, ठीक, इसका वजूद खत्म नहीं हुआ। अगला इसने सेल बनाया, अगला सेल यहाँ पे बना, वो डिफरेंट सेल था। अब ये क्या करेगा, ये सेल ये एंटर होगा इनटू द बोन मैरो, ये बोन मैरो में आएगा, ठीक। ये ट्रेवल करेगा टू द बोन मैरो, बोन मैरो के अंदर एंटर करेगा, ठीक है, ये वाला सेल। अब ये वाला सेल बोन मैरो के अंदर एंटर कर गया और अब इस सेल ने क्या किया, ये बोन मैरो को पॉपुलेट करेगा। अब इसकी डिवीजन शुरू हो जाएगी, इसकी डिवीजन शुरू हो जाएगी। अब ये सेल जो है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। अभी मैं क्या करूंगा, इस वाली सेल को यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, ये ब्लैक वाली सेल को। अच्छा, ये ब्लैक वाला सेल, ठीक है, WBC, ये इनका फोर फादर है, ये दो सेल्स में डिवाइड होंगे। एक को कहते हैं माइलॉइड स्टेम सेल, माइलॉइड स्टेम सेल, और अगला होगा लिम्फॉइड स्टेम सेल्स, लिम्फॉइड स्टेम सेल्स। तो ये दो सेल्स में डिवाइड हुए, एक माइलॉइड स्टेम सेल और दूसरा हुआ लिम्फॉइड स्टेम सेल्स, ठीक है। मैं इसको ब्लैक से, इन दोनों को ब्लैक से बना रहा हूं। ये लिम्फॉइड और ये माइलॉइड, ये माइलॉइड स्टेम सेल्स, ठीक। ये दो सेल्स में डिवाइड हुए, ठीक हुआ। अच्छा, अब यहां पे क्या होगा, ये लिम्फॉइड स्टेम सेल और ये माइलॉइड स्टेम सेल्स, ये दो किस्म के स्टेम सेल्स यहां पे बने।
और ये बनते कहाँ पे? ये बोन मैरो के अंदर बनेंगे, ये बोन मैरो के अंदर बनेंगे। मैं यहाँ पे एक चीज यहाँ पे समझाऊं, ये बोन, ये बोन। अब इस बोन में क्या होगा, हमने पढ़ा कि इसके अंदर बोन मैरो होते हैं ना। अब ये सारा का सारा प्रोसेस इस बोन मैरो के अंदर हो रहा है, ठीक है। ये वाला सेल एंटर कर गया इनटू द बोन मैरो। अब ये सारा का सारा प्रोसेस इस बोन मैरो के अंदर होगा, ठीक। अब ये एक्टिवली क्या करेगा, ये एक्टिवली डिवाइड करेगा। जो अच्छा, जिन बोन मैरोज में सेल्स एक्टिवली डिवाइड करते हैं उसे कहते हैं रेड बोन मैरो, ठीक है। ये क्या होगा, रेड बोन मैरो। तो रेड बोन मैरो में क्या होगा, सेल्स एक्टिवली डिवाइड करेंगे। ये सेल्स सारे के सारे एक्टिवली डिवाइड कर रहे हैं। तो रेड बोन मैरो में क्या होगा, जब इंसान प्यूबर्टी तक पहुंचता है, प्यूबर्टी तक ऑलमोस्ट, ठीक है, प्यूबर्टी तक 17-18 ईयर्स तक, ठीक है, जब भी पहुंचते हैं, उससे पहले, प्यूबर्टी से पहले इंसान की टोटल बोन्स, यहाँ से क्रेनियम से लेकर टोटल बोन्स, वो सारे के सारे उनके अंदर रेड बोन मैरो होगा, ठीक है। सो बिफोर प्यूबर्टी इंसान में तमाम सारा का सारा बोन मैरो रेड होगा। सारे के सारे बोन्स, लॉन्ग बोन्स या शॉर्ट बोन्स, सारे के सारे बोन्स वो क्या करेंगे, वो आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स बनाने की सलाहियत रखते हैं। ये प्यूबर्टी तक की बात हो रही है, ठीक। लेकिन जब इंसान प्यूबर्टी के बाद, आफ्टर प्यूबर्टी, फिर क्या होगा, जो लॉन्ग बोन्स है, लॉन्ग बोन्स, ठीक है, ये आर्म, ठीक है, आर्म वाले बोन्स या पाव वाले बोन्स, ये क्या हो जाते हैं, इनका बोन मैरो इनएक्टिव हो जाएगा। इनका बोन मैरो क्या होगा, आफ्टर प्यूबर्टी इनका बोन मैरो इनएक्टिव होगा, ठीक है। आफ्टर प्यूबर्टी 17-18 ईयर्स तक, ठीक है, इनका बोन मैरो इनएक्टिव होगा। बोन मैरो गेट्स इनएक्टिवेटेड और इसे हम कहते हैं येलो बोन मैरो। इसे हम क्या कहेंगे, येलो बोन मैरो। तो हम कहेंगे आफ्टर प्यूबर्टी जो लॉन्ग बोन्स में, लंबे बोन्स में जो बोन मैरो होगा, वो क्या करेंगे, उनमें आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स बन नहीं सकते हैं, ठीक है। और मैं बताऊंगा किन सूरतों में बनेंगे, लेकिन नॉर्मली इनमें आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स नहीं बन सकते। तो ये इनको कहते हैं इनएक्टिव बोन मैरो। तो ये इनएक्टिव बोन मैरो, दे आर आल्सो नोन एज येलो बोन मैरो। इसे हम येलो बोन मैरो भी कहते हैं, ठीक है, बोन मैरो। जबकि आफ्टर प्यूबर्टी आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स सिर्फ दरमियान में, जो क्रीनियम है, रिब्स हैं, शॉर्ट बोन्स हैं, इनमें सिर्फ आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स बनते हैं। तो इसे हम कहते हैं रेड बोन मैरो। तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्टिव फॉर्म ऑफ बोन मैरो या रेड बोन मैरो, ठीक है। तो एक्टिव रेड बोन मैरो को हम एक्टिव बोन मैरो भी कहते हैं, ठीक है, एक्टिव बोन मैरो। ये आफ्टर प्यूबर्टी की बात हुई, ठीक है। लेकिन बिफोर प्यूबर्टी टोटल सारा का सारा रेड है। आफ्टर प्यूबर्टी लॉन्ग बोन्स में येलो हो गए और बाकी जो दरमियान में शॉर्ट बोन्स, रिब्स, क्रेनियम वगैरह, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड, इनमें सिर्फ आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स बनाने की सलाहियत होती है, ठीक है। तो ये वाली दरमियान वाली सारे के सारे रेड हो जाएंगे, बाकी सारे के सारे येलो हो जाएंगे, ठीक। तो ये हुआ रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो के दरमियान डिफरेंस, ठीक है। येलो इनएक्टिव, रेड एक्टिव, ठीक। अब ये सारा का सारा प्रोसेस हो रहा है रेड बोन मैरो के अंदर। ये कहाँ पे हो रहा है, रेड बोन मैरो के अंदर, ठीक। अच्छा, अब ये क्या हुआ, माइलॉइड स्टेम सेल्स और लिम्फोइड स्टेम सेल्स। अब ये स्टेम सेल है, लिम्फोइड स्टेम सेल, ये सेल डिवाइड होगा इनटू टू, हम कहेंगे ये डिवाइड होगा इनटू दो सेल्स में डिवाइड होगा या तीन में। चलो मैं इसको थोड़ा, ये सेल डिवाइड होगा इनटू 3 डॉटर सेल्स, ये 3 सेल्स में डिवाइड हुआ। अच्छा जी, इसे हम क्या बोलेंगे, अब यहां पे इसे हम कहेंगे टी साइटोटॉक्सिक, टी सेल्स, ठीक है, टी साइटोटॉक्सिक। और या हम इसे क्या कहेंगे, ये टी सेल बना, टी सेल, ये बी सेल बना, और इसे हम कहेंगे नेचुरल किलर सेल, नेचुरल किलर सेल्स।
दोबारा बता रहा हूं, लिम्फोइड स्टेम सेल, ये लिम्फोइड स्टेम सेल है, ये 3 सेल्स में डिवाइड होगा। नंबर 1 टी सेल्स, नंबर 2 बी सेल्स, नंबर 3 नेचुरल किलर सेल्स। ये इन 3 सेल्स में डिवाइड होगा। कौन? ये लिम्फोइड स्टेम सेल्स की बात हो रही है। अच्छा, इसे लिम्फोइड क्यों कहते हैं? क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, ये लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट होगा। मेरा लेक्चर, पूरा लेक्चर लिम्फेटिक सिस्टम पे है, उसको जरूर देखें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, लिम्फोइड स्टेम सेल डिवाइड होगा इनटू 3 डॉटर सेल्स। इससे ये 3 किस्म के सेल्स बनेंगे। एक को हम टी सेल्स कहेंगे, एक को हम बी सेल कहेंगे, अगले को नेचुरल किलर सेल कहेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि लिम्फोइड स्टेम सेल है, ये बोन के अंदर ये लिम्फोइड स्टेम सेल, ठीक, ये डिवाइड हुआ इनटू 3 डॉटर सेल्स, ये डिवाइड हुआ इनटू 3 डॉटर सेल्स, ठीक है। एक ये वाला सेल, अगला ये और अगले ये, 3 किस्म के सेल्स बने। अब ये क्या करेंगे, ये 3 किस्म के सेल्स, जो सबसे पहले टी सेल्स हैं, सबसे पहले टी सेल्स हैं। टी सेल क्या करेंगे, ये हमारी बॉडी है, मैं यहां पे मैं कहता हूं कि ये एक इंसान है, ठीक है, और यहां पे एक ऑर्गेनिज्म कहते हैं थाइमस, ये थाइमस है। अब ये क्या करेगा, जब लिम्फोइड स्टेम सेल 3 सेल्स में डिवाइड होगा, इनमें से जो ये वाला सेल है, ये ब्लड के अंदर एंटर होगा। ब्लड में एंटर होने के बाद ये आएगा इनटू द थाइमस, ये थाइमस के अंदर एंटर हो जाएगा, और थाइमस इसको मैच्योर करेगा। थाइमस क्या करेगा, इसको मैच्योर करेगा। इसी वजह से इसे हम टी सेल कहेंगे। टी यहाँ पे थाइमस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक, टी यहाँ पे थाइमस को रिप्रेजेंट करेगा, ये टी सेल्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इस तरह कह सकते हैं कि टी सेल्स जो हैं, टी सेल्स बनते बोन मैरो के अंदर है, और ये आएंगे मैच्योर होंगे थाइमस के अंदर। तो अगर इस पे कोई लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं इम्यूनिटी पे, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल से, कि वो डिवाइड होंगे इनटू 2 सेल्स, ठीक, और एक बनेगा लिम्फोइड स्टेम सेल, अगला बनेगा माइलॉइड स्टेम सेल्स। हम कहेंगे कि प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स डिवाइड इनटू 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, लिम्फोइड स्टेम सेल, माइलॉइड स्टेम सेल्स, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, ठीक। फिर आप लिम्फोइड स्टेम सेल्स की हेडिंग देंगे, आप कहेंगे लिम्फोइड स्टेम सेल्स डिवाइड इनटू 3 टाइप्स ऑफ सेल्स, टी सेल्स, बी सेल्स एंड नेचुरल किलर सेल्स। इन 3 सेल्स में डिवाइड होंगे। कौन? ये लिम्फोइड स्टेम सेल्स की बात हो रही है, ठीक। तो लिम्फोइड स्टेम सेल्स इन 3 सेल्स में डिवाइड होंगे। फिर आप क्या करेंगे, उसके बाद आप टी सेल्स की हेडिंग देंगे। टी सेल क्या कर रहे हैं जी, अगर टी सेल पे शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। नंबर 1 अभी तक आप क्या पढ़ लिख सकते हैं, टी सेल इज अ टाइप ऑफ लिम्फोइड स्टेम सेल। अभी तक हमने क्या पढ़ा, टी सेल इज अ टाइप ऑफ लिम्फोइड स्टेम सेल्स। और नंबर 2 मैंने आपको बताया कि लिम्फेटिक सिस्टम में होगा, इट्स अ पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, इट्स अ पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। तो ये 2 पार्ट्स अभी हम पढ़ चुके हैं, ठीक। और नंबर 3 पॉइंट टी सेल्स के बारे में, दे आर प्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो। कहाँ पे बनेंगे, तीसरा पॉइंट है, दे आर प्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो, और मैच्योर क्या पे होंगे, थाइमस के अंदर, एंड दे गेट मैच्योर्ड इन थाइमस। तो 4 सेंटेंस टी सेल्स के बारे में हम लिख सकते हैं। तो अगर टी सेल पे शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ये 4 सेंटेंस हम आसानी से बना सकते हैं। कौन कौन से बना सकते हैं, टी सेल इज अ टाइप ऑफ लिम्फोइड स्टेम सेल, नंबर 1, ठीक। हम कहेंगे दे आर प्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो, बोन मैरो के अंदर बनेंगे, ठीक है। और दे गेट मैच्योर्ड इन द थाइमस, थाइमस के अंदर ये क्या करती है, थाइमस के अंदर मैच्योर कर जाते हैं, ठीक है। थाइमस क्या करेगा, इनको मैच्योर करेगा, ठीक। तो ये टी सेल्स के बारे में क्या हुआ। अब शॉर्ट क्वेश्चन में आया तो आप इनके बारे में भी लिख सकते हैं, टी सेल्स। अच्छा, इसके बाद बी सेल्स के बारे में, बी सेल नंबर 1 इट्स अ टाइप ऑफ लिम्फोइड स्टेम सेल, ठीक। ये क्या होगा, लिम्फोइड स्टेम सेल्स का टाइप होगा, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, दे आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो, ये भी बोन मैरो के अंदर ही बनेंगे, ये भी बोन मैरो के अंदर ही बनेंगे, ठीक। अब बी सेल्स क्या करेंगी, लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि ये वाला सेल बी सेल है, ये बोन मैरो के अंदर ही मैच्योर होगा। नंबर 3 पॉइंट, दे गेट मैच्योर्ड इन बोन मैरो, तो ये बोन मैरो के अंदर ही मैच्योर होगा। यहाँ पे आप इसको समझ ले कि बी स्टैंड्स फॉर बोन मैरो, लेकिन ये बी बोन मैरो के लिए नहीं होता, ठीक है, इसका कुछ और मतलब है।
लेकिन यहाँ पे आप समझ ले कि बी स्टैंड्स फॉर बोन मैरो, कि बोन मैरो के अंदर ही मैच्योर होगा, ठीक है। तो बी सेल्स के बारे में भी अगर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा हम इसके 3 सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं। टाइप ऑफ lymphoid stem cell, number 1, number 2 produced in bone marrow, number 3 they get matured in bone marrow। और हम इस तरह भी कह सकते हैं they are a part of lymphatic system। तो इस तरह के क्या हुए, ये इसके 4 पॉइंट्स हमने बी सेल के बारे में लिखे, ठीक। शॉर्ट क्वेश्चन हम आसानी से लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये क्या हुआ, ये थाइमस के अंदर मैच्योर हुआ। इसी तरह बी सेल मैच्योर हुआ कहाँ पे, बोन मैरो के अंदर, ठीक है। बोन के अंदर, यहाँ पे मैं बोन बना रहा हूँ, ये बोन के अंदर मैच्योर हुआ, ठीक है। बोन है, ये बोन के अंदर मैच्योर हुआ। अब नेचुरल किलर सेल क्या करते हैं? नंबर 1 टाइप ऑफ लिम्फोइड सिस्टम, ठीक है। लिम्फोइड स्टेम सेल से बनेंगे, दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम लिम्फोइड स्टेम सेल। जी, इसके बाद बोन मैरो, दे आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो, दे आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो। अब ये मैच्योर कहाँ पे होते हैं? नेचुरल किलर सेल, यहाँ पे बॉडी के अंदर लिम्फ नोड्स होते हैं। लिम्फ नोड नंबर 1, एक तो ये लिम्फ नोड के अंदर मैच्योर होंगे, लिम्फ नोड, ये लिम्फ नोड के अंदर मैच्योर होंगे। नंबर 2, लिम्फ नोड के अलावा ये स्प्लीन के अंदर भी मैच्योर होते हैं। स्प्लीन के अंदर दे गेट मैच्योर्ड इन स्प्लीन, ये स्प्लीन के अंदर भी मैच्योर होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा? नेचुरल किलर सेल आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम लिम्फोइड स्टेम सेल, दे आर प्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो, दे गेट मैच्योर्ड इन, कहाँ पे मैच्योर होंगे? लिम्फ नोड्स और स्प्लीन, ये इनके अंदर मैच्योर होंगे। एंड नंबर 4 दे आर पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, ये लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है। तो हमने इन तीनों पे 4 सेंटेंस हमने बना लिए। तो अगर लॉन्ग भी आते हैं हम इसको कर सकते हैं, ठीक। और अगर ईच एक पे शॉर्ट करके आएगा आप शॉर्ट भी लिख सकते हैं, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ, इसको मजीद एक्सप्लेन करूं। अच्छा, बी सेल क्या करते हैं? ये बी सेल डिवाइड होंगे इनटू प्लाज्मा सेल। यहाँ पे एक सेल है, इसके न्यूक्लियस में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, ठीक है। इसे कहते हैं प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल को हम आसान अल्फाज में एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल भी कह सकते हैं, जो कि एंटीबॉडीज बनाते हैं। बॉडी में एंटीबॉडीज बनते हैं ना, ठीक। तो एंटीबॉडीज कौन बनाएंगे? प्लाज्मा सेल बनाएंगे। तो हम कहेंगे एंटीबॉडीज प्रोड्यूसिंग सेल्स। प्लाज्मा सेल्स इज एंटीबॉडीज प्रोड्यूसिंग सेल्स। हम आसान अल्फाज में इस तरह भी कह सकते हैं कि प्लाज्मा सेल इज एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ बी सेल। जब बी सेल एक्टिवेट होगा तो वो प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होगा। जब वो प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा? जब ये प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होगा तो ये एंटीबॉडीज बनाना शुरू करेगा। एंटीबॉडीज आर वाई शेप्ड प्रोटीन्स, ठीक है। एंटीबॉडीज आर वाई शेप्ड प्रोटीन्स। ये एंटीबॉडीज बनाना शुरू करेगा जो कि जाएगा, लड़ेगा किसके खिलाफ? बैक्टीरिया, वायरस या फंगस या किसी भी पैथोजेंस के खिलाफ लड़ेगा, ठीक। तो हम क्या कहेंगे? बी सेल जब एक्टिव होगा इट इज कॉल्ड अ प्लाज्मा सेल। तो अगर प्लाज्मा सेल के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन आएगा आप कहेंगे प्लाज्मा सेल इज एन एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ बी सेल, ठीक। दे आर एंटीबॉडीज प्रोड्यूसिंग सेल्स। एंटीबॉडीज प्रोड्यूसिंग सेल्स, तो ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूसिंग सेल होते हैं, ठीक हुआ। ये प्लाज्मा सेल्स के बारे में आया। अच्छा जी, अब बी सेल तो कन्वर्ट हुआ प्लाज्मा सेल में और प्लाज्मा सेल ने एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर दिए। इसको कन्वर्ट किसने किया? इसको कन्वर्ट किसने किया? किसने किया? टी सेल ने। टी सेल में एक टाइप है, ठीक है। वो क्या करेगा? टी सेल का एक टाइप है, वो टी सेल क्या करेगा? इसको एक्टिवेट करेगा। तो हम कहेंगे द फंक्शन ऑफ टी सेल इज टू, या द फंक्शन ऑफ टी सेल इज टू कन्वर्ट बी सेल इनटू प्लाज्मा सेल। तो टी सेल का हमने फंक्शन पढ़ा। टी सेल का 5वां सेंटेंस हम बना रहे हैं, ठीक है। ये क्या करेगा? कन्वर्ट बी सेल इनटू प्लाज्मा सेल। हम क्या क्या लिख सकते हैं टी सेल के बारे में? जी, इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम लिम्फोइड स्टेम सेल। नंबर 2 प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो, ठीक। नंबर 3
दे गेट मैच्योर्ड इन थाइमस, ठीक है। नंबर 4 दे आर पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। नंबर 5 फंक्शन है दे हेल्प प्रोड्यूस बी सेल या दे हेल्प कन्वर्ट बी सेल इनटू प्लाज्मा सेल। तो अगर टी सेल मौजूद नहीं है तो बी सेल कभी प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये इसका फंक्शन है कि करेगा क्या, टी सेल क्या करेगा, बी सेल को प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट करेगा। तो ये टी सेल का फंक्शन हुआ, ठीक हुआ। अच्छा जी, टी सेल इसको कन्वर्ट करेगा प्लाज्मा सेल में और प्लाज्मा सेल जाकर एंटीबॉडीज बनाने शुरू करेंगे। अच्छा, इसके बाद नेचुरल किलर सेल। ये नेचुरल किलर सेल क्या होते हैं, इसके हमने 3 सेंटेंस बना लिए पहले से। प्रोड्यूस्ड फ्रॉम लिम्फेटिक स्टेम सेल, प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो, ठीक। और इसके बाद ये क्या करेंगी, कहाँ पे मैच्योर होंगी, लिम्फ नोड और स्प्लीन में ये मैच्योर होते हैं। ये स्प्लीन और लिम्फ नोड में मैच्योर होते हैं, ठीक। अच्छा जी, इसके बाद ये करेंगे क्या, जो नेचुरल किलर सेल है ना, अब नेचुरल किलर सेल क्या करते हैं, ये डायरेक्ट लड़ते हैं बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई पैथोजेंस के खिलाफ। ये डायरेक्ट लड़ेंगे। सो दे डायरेक्टली, ये डायरेक्ट क्या करते हैं, उनको उनके खिलाफ फाइट करते हैं, ठीक है। जब नेचुरल किलर सेल उनके खिलाफ फाइट करेंगे या इनमें से कोई भी सेल जब पैथोजन के खिलाफ लड़ेगा, इसे कहते हैं इम्यून रिस्पॉन्स। क्या बोलेंगे, इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। इम्यून रिस्पॉन्स। तो नेचुरल किलर सेल जब इम्यून रिस्पॉन्स देगा पैथोजन को, ये डायरेक्ट उसके खिलाफ लड़ना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये नेचुरल किलर सेल में इसका फंक्शन है कि डायरेक्ट पैथोजन के खिलाफ लड़ेगा। ये क्या करेंगे, एंटीबॉडीज बनेंगे, ठीक। ये इसको हेल्प करने में मदद देगा। अच्छा, इसके बाद माइलेट स्टेम सेल की तरफ आते हैं। माइलेट स्टेम सेल्स 4 सेल्स में डिवाइड होंगे, 4 डिफरेंट सेल्स में। नंबर 1, चलिए यहां पे बनाता हूं। नंबर 1 यहां पे सेल है, इसे कहते हैं मोनोसाइट। मोनोसाइट, MONO, मोनोसाइट। अच्छा, ये मोनोसाइट है। यहां पे किसका, माइलेट स्टेम सेल्स। तो मोनोसाइट के बारे में अगर पेपर में आता है तो पहला सेंटेंस क्या बनाएंगे, दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम माइलेट स्टेम सेल्स। कहां बनते हैं, प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो। ये बोन मैरो के अंदर ही प्रोड्यूस होंगे, ठीक। 2 सेंटेंस हो गए मोनोसाइट के बारे में। अच्छा, जब मोनोसाइट एक्टिवेट होंगी, व्हेन मोनोसाइट गेट्स एक्टिवेटेड, जब मोनोसाइट एक्टिवेट होंगे इसे हम कहते हैं मैक्रोफेज। क्या कहेंगे, मैक्रोफेज। सो व्हाट इज मैक्रोफेज, इट इज एन एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ मोनोसाइट। इट इज एन एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ मोनोसाइट। तो मैक्रोफेज क्या होंगे, जब ये एक्टिवेट होंगे, मोनोसाइट एक्टिवेट होंगे तो ये मैक्रोफेज कहलाएंगे, ठीक। और ये फिर क्या करेंगे, मैक्रो मीन्स बड़ा, बिग, फेज मीन्स ईटिंग, इनगल्फ करना। ये बड़े पार्टिकल्स को इनगल्फ करता है, बड़े पार्टिकल्स को इनगल्फ करता है इस लेवल तक, ठीक है। ग्रेड 11 तक हमने क्या करना है, आपको 3 किस्म के मैक्रोफेज पता होने चाहिए एटलीस्ट। अच्छा, अब मोनोसाइट शुरू में क्या होगा, ये मोनोसाइट शुरू में ब्लड के अंदर मौजूद है। मोनोसाइट के ये ब्लड के अंदर मौजूद है। जब ये ब्लड से आएगा किसी ऑर्गन में, किसी टिश्यू में, जब ये किसी ऑर्गन के अंदर आएगा, ठीक। मैं कहता हूं कि यहाँ पे लंग्स हैं और लंग्स में क्या होते हैं, एल्वोलाई। एल्वोलाई, जब ये मोनोसाइट ब्लड से उतरकर एल्वोलाई के अंदर आएंगे, अब एल्वोलाई में क्या होगा, हम सांस लेते हैं, हम ब्रीथिंग करते हैं, ठीक है। अब सांस लेने के बाद जब कोई डस्ट पार्टिकल एल्वोलाई के अंदर आएगा तो ये मैक्रोफेज क्या करेगा, ये इसको ईट करेगा। पहले गौर से देखें, मोनोसाइट जब ब्लड के अंदर मौजूद है, जब ये आएंगे और लंग्स का परमानेंट मेंबर बन जाएंगे, ये परमानेंटली लंग्स के अंदर सेटल करेंगे, ठीक है।
दे परमानेंटली सेटल इन द लंग्स, एल्वोलाई के अंदर ये परमानेंटली सेटल कर जाते हैं। वहाँ पे इसे हम कहते हैं एल्वुलर मैक्रोफेज, उसे हम क्या कहेंगे? एल्वुलर मैक्रोफेज। ठीक, तो एल्वुलर मैक्रोफेज क्या होंगे? दे आर द मैक्रोफेज प्रेजेंट इन एल्वुलाई एंड इट्स फंक्शन इज टू क्या? डस्ट पार्टिकल्स या कोई भी ऐसा फॉरेन पार्टिकल आएगा, ठीक है, उनमें क्या करेगा? उनको इनगल्फ करेगा और उनको डिस्ट्रॉय करेगा। कौन? ये मैक्रोफेज की बात हो रही है। ठीक है, तो मैक्रोफेज क्या करेगा? मैक्रोफेज जब लंग्स के अंदर एंटर होगा और लंग्स का परमानेंट हिस्सा बन जाएगा, इसे हम कहते हैं एल्वुलर मैक्रोफेज। एल्वुलर मैक्रोफेज, ठीक है, एल्वुलर, LAR, एल्वुलर मैक्रोफेज। ठीक, इसके अलावा यहां पे एक ऑर्गन है, इसे हम कहते हैं स्प्लीन। अब मैक्रोफेज जब स्प्लीन के अंदर आएंगे और स्प्लीन का परमानेंट रेजिडेंट बनेंगे, ठीक, कौन? मैक्रोफेज। जब ये स्प्लीन के अंदर आएंगे और स्प्लीन का परमानेंट रेजिडेंट बनेंगे, इसे हम कहते हैं कुफर सेल। इसे हम क्या कहेंगे? कुफर सेल। अब ये कुफर सेल क्या होते हैं? दे आर मैक्रोफेजेस, लेकिन जब मोनोसाइट ब्लड से उतरकर स्प्लीन के अंदर आएंगे और स्प्लीन का परमानेंट रेजिडेंट बन जाएंगे, वहां पे इसे हम कुफर सेल कहते हैं। इसका फंक्शन क्या होगा? जब आरबीसीज 120 दिन बाद पुराने हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं और उनको ख़त्म किया जाएगा, तो ये मैक्रोफेज या कुफर सेल क्या करेगा? उनको ईट करेगा, उनको डिस्ट्रॉय करेगा, क्योंकि पुराने आरबीसीज के लिए जगह नहीं होती, उनको रिप्लेस करना होता है, नए आरबीसीज में बनना होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा? जब मैक्रोफेज स्प्लीन के अंदर आएगा, इसे हम कहेंगे कुफर सेल। और यहाँ पे कुफर सेल क्या करेगा? ये कुफर सेल जो है ये आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन करेगा। ठीक, सो सेकंड फंक्शन वहां पे तो एल्वुलर मैक्रोफेज ने क्या किया? एल्वुलाई के अंदर डस्ट पार्टिकल और फॉरेन सब्सटेंस को खाया, इसको इंगल्फ किया और उनको डिस्ट्रॉय किया। नंबर 2, स्प्लीन के अंदर ये क्या करेंगे? स्प्लीन के अंदर ये आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन करेंगे। स्प्लीन क्या होते हैं? स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। स्प्लीन में क्या होगा? स्प्लीन में आरबीसीज का खात्मा होगा, तो आरबीसीज का कब्रिस्तान स्प्लीन है। ठीक है, और आरबीसीज को मारेगा कौन? मैक्रोफेज उनको इनगल्फ करेगा। मैक्रोफेज क्या करेगा? उनको इनगल्फ कर देगा। वो कौन सा मैक्रोफेज होगा? कुफर सेल। ठीक, अच्छा, थर्ड टाइप ऑफ मैक्रोफेज जो आपको पता होना चाहिए, वो स्किन के नीचे होते हैं। ठीक है, स्किन एपिडर्मिस के नीचे होंगे, उसे हम कहते हैं लेंगरहान सेल। लेंगरहान सेल, ये लेंगरहान सेल है। ठीक है, तो अगर हमें कोई चोट लगती है, कोई वुंड आएगी, ठीक है, और इससे कोई पैथोजन एंटर हुआ, तो मैक्रोफेज मतलब लेंगरहान सेल उनके खिलाफ लड़ेंगे। अब अगर मैक्रोफेज पे कोई शॉर्ट क्वेश्चन आता है, तो इस शॉर्ट क्वेश्चन में आप कैसे इसको लिख सकते हैं कि व्हेन मोनोसाइट गेट्स एक्टिवेटेड इट इज कॉल्ड मैक्रोफेज। ठीक, अब व्हेन मोनोसाइट्स become the permanent resident of lungs and alveoli, it is called alveolar macrophage, where it engulfs dust particles and foreign substance. ठीक, when it becomes the part of, when it becomes the permanent resident under the skin, skin के नीचे अगर ये permanent resident बनेगा, then it is called Langerhans cell, where it fights against pathogens. ठीक है, ये पैथोजन के खिलाफ लड़ेगा। इसके बाद हम कहेंगे when macrophage या when monocyte becomes the permanent resident of spleen, it is called Kupffer cell, where it destroys old RBCs. तो जहाँ पे ये old RBCs की डिस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक, ये क्या हुआ? ये मैक्रोफेज के बारे में हुआ। ठीक, अच्छा, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो इसके मैंने 5-6 सेंटेंस बनाए, इनके भी मैंने 5-6 सेंटेंस बना लिए, 5-6 सेंटेंस इसके बने, मोनोसाइट्स के बारे में भी तकरीबन एक 10-12 सेंटेंस बन गए। ठीक, तो अब जब आप इन तमाम सेंटेंसेस को मिलाएंगे तो एक लॉन्ग क्वेश्चन में कन्वर्ट होगा, प्लस आपने ये वाला चार्ट भी बनाना है क्वेश्चन के अंदर। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप बनेगा, इसे हम कहते हैं ये न्यूट्रोफिल। इसे हम क्या कहेंगे? दे आर न्यूट्रोफिल्स। अब न्यूट्रोफिल के बारे में क्वेश्चन आएगा। नंबर 1,
दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम माइलर स्टेम सेल, माइलर स्टेम सेल से बनते हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, न्यूट्रोफिल में क्या करेंगे? न्यूट्रोफिल आर द मोस्ट अबंडेंट WBCs। WBCs में जो सबसे ज्यादा मिकदार है वो न्यूट्रोफिल्स की होती है, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट, ये मोस्ट अबंडेंट होते हैं। कौन? न्यूट्रोफिल्स, ये सबसे ज्यादा होते हैं। अच्छा, कॉमन सेंस की बात है, जब ये ब्लड में सबसे ज्यादा होंगे और कोई जरासीम एंटर करेगा बॉडी के अंदर, तो पहला रिएक्शन कौन देगा? पहला इम्यून रिस्पांस कौन देगा? न्यूट्रोफिल ही देगा। क्यों? बिकॉज दे आर द मोस्ट अबंडेंट, ठीक। तो हम कहेंगे दे आर द मोस्ट अबंडेंट और दे प्रोड्यूस फर्स्ट इम्यून रिस्पांस। पहला इम्यून रिस्पांस कौन देगा? न्यूट्रोफिल देगा, ठीक है। फर्स्ट इम्यून रिस्पांस, दे आर द फर्स्ट इम्यून रिस्पांस, ठीक। दे आर द फर्स्ट इम्यून रिस्पांस। न्यूट्रोफिल करते क्या है? न्यूट्रोफिल छोटे छोटे पार्टिकल्स को ईट करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स को। मैक्रोफेज, मैक्रो मीन्स बड़ा, ठीक है। ये बड़े बड़े पार्टिकल्स को ईट करेंगे, पूरे सेल्स को भी ईट कर जाते हैं मैक्रोफेज। न्यूट्रोफिल छोटे छोटे पार्टिकल्स को ईट करेंगे, मॉलिक्यूल्स को ईट करेंगे, ठीक। इसे हम कहते हैं, इसी वजह से न्यूट्रोफिल्स को माइक्रोफेज भी कहते हैं। माइक्रोफेज, MICRO, माइक्रो। तो माइक्रो मीन्स स्मॉल, दे आर द ईटर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स। ये छोटे मॉलिक्यूल्स को ईट करते हैं, ठीक है। कौन? न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स के बारे में, नंबर 1 दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम स्टेम सेल, नंबर 2 दे आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो, ठीक, बोन मैरो के अंदर बने। और इसके बाद दे आर द मोस्ट अबंडेंट, तीसरा। फोर्थ पॉइंट, दे आर द सेल्स ऑफ फर्स्ट इम्यून रिस्पांस, ठीक। नंबर 5 दे आर आल्सो नोन एज माइक्रोफेज, इसे हम माइक्रोफेज भी कहते हैं, ठीक है। दे आर आल्सो नोन एज माइक्रोफेज। अच्छा, इसके बाद जो सेल्स हैं, ये वो न्यूट्रोफिल। अच्छा, अगला जो सेल है यहां पे, इसे कहते हैं बेसोफिल्स। बेसोफिल्स। अब बेसोफिल करते क्या है? एलर्जी में काम देते हैं। जब एलर्जिक रिएक्शन होगा ना, एलर्जी, ठीक है, एलर्जी, ठीक। ये एलर्जी में क्या करेंगे? एलर्जी में ये वाले सेल्स क्या होते हैं? स्टिमुलेट हो जाते हैं, ठीक है, बेसोफिल्स। और जो लास्ट टाइप है यहाँ पे, इट इज कॉल्ड इओसिनोफिल। इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल क्या करते हैं? ये लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि किसी इंसान के पेट के अंदर कीड़े आ गए, ठीक, ये उन कीड़ों के खिलाफ लड़ेंगे। इओसिनोफिल क्या करेंगे? उन कीड़ों के खिलाफ इम्यून रिस्पांस देंगे, ठीक है। सो दे फाइट अगेंस्ट, ठीक है, ये पैथोजन के खिलाफ लड़ेंगे, सही है। पैरासाइट्स, दे फाइट अगेंस्ट पैरासाइट्स। ये पैरासाइट फॉरेन बॉडी है ना, बायोसाइट, ठीक है, कीड़ा। तो ये क्या हुआ? इओसिनोफिल फाइट अगेंस्ट पैरासाइट्स। ये एलर्जी, ये अगेंस्ट पैरासाइट्स, दे आर स्मॉल ईटर्स, ठीक। अच्छा, अब यहां पे देखें, कोई जरासीम एंटर हुआ, कोई पैथोजन एंटर हुआ, बैक्टीरिया, वायरस, जो भी था। अब लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि यहां पे कोई पैथोजन एंटर हुआ, ये पैथोजन है, ये पैथोजन है। अब इसके खिलाफ न्यूट्रोफिल खुद आएगा, इसके खिलाफ लड़ना शुरू करेगा। ये न्यूट्रोफिल खुद यहां तक पहुंचेगा, इसके खिलाफ लड़ना शुरू कर देगा, ठीक, या इसको खा जाएगा। या मैक्रोफेज खुद आएगा, इसके खिलाफ लड़ेगा और लड़ना शुरू कर देगा। सेल खुद आ रहे हैं, सेल पूरा का पूरा खुद आ रहा है। नेचुरल किलर सेल भी आ रहे हैं इसके खिलाफ और खुद उसके खिलाफ लड़ना शुरू करेगा, ठीक। और अगर पैरासाइट से इओसिनोफिल आएगा, और अगर कोई दूसरा फॉरेन पार्टिकल है तो बेसोफिल आएगा। अब इन सेल्स को इस बैक्टीरिया के खिलाफ जब सेल खुद आया और इस बैक्टीरिया के खिलाफ इम्यून रिस्पांस दिया, इसे कहते हैं सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पांस। क्या बनेंगे? सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पांस। सेल मेडिएटेड, सेल खुद आया और उसके खिलाफ इम्यून रिस्पांस दिया, सेल खुद आया, ठीक। अब यहां पे क्या हुआ? कोई बैक्टीरिया मौजूद है, कोई बैक्टीरिया मौजूद है,
इस बी सेल ने क्या किया, बी सेल ने एंटीबॉडी बनाई, ठीक, बी सेल कन्वर्ट हुआ इनटू प्लाज्मा सेल, प्लाज्मा सेल ने एंटीबॉडी बनाई, ये एंटीबॉडी आएगा, ये एंटीबॉडी ब्लैक में ये आएगा और यहाँ पे इसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक, और इसके बाद ये कंप्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, कंप्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करेगा और ये बैक्टीरिया को किल कर देगा। अब यहाँ पे सेल खुद नहीं आया, सेल खुद नहीं आया, सेल ने क्या किया, सिर्फ एंटीबॉडी पैदा की और एंटीबॉडी प्रोडक्शन के बाद एंटीबॉडी आकर इसके खिलाफ लड़ा। इसे कहते हैं ह्यूमोरल रिस्पॉन्स। क्या बोलेंगे, ह्यूमोरल, HUMORL, ठीक है, HUMORAL, ह्यूमोरल रिस्पॉन्स। तो आपको ये दो वर्ड्स मिलेंगे, ठीक है, दो वर्ड्स मिलेंगे, एक सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जिसमें सेल खुद आएगा। अगर सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स का क्वेश्चन सिर्फ इस पे आएगा, आप क्या लिखेंगे, न्यूट्रोफिल के बारे में, बेसिलोफिल के बारे में, इओसिनोफिल के बारे में, मोनोसाइट या मैक्रोफेज के बारे में, ठीक, और नेचुरल किलर सेल के बारे में लिखेंगे। और अगर ह्यूमरल रिस्पॉन्स के बारे में आएगा फिर आप सिर्फ इनके बारे में लिखेंगे, ठीक, ये ह्यूमरल रिस्पॉन्स है। तो क्या होगा, ह्यूमरल रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस करेगा और ये एंटीबॉडी आएगा, इसके खिलाफ लड़ेगा, बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ेगा और इसको किल करने की कोशिश करेगा, इसे कहते हैं ह्यूमरल रिस्पॉन्स। तो ये था ह्यूमरल रिस्पॉन्स और ये बाकी क्या था, ये सेलुलर रिस्पॉन्स, ये सेलुलर रिस्पॉन्स। अच्छा, लेट्स सपोज कोई बैक्टीरिया आया, मेरी स्किन में एंटर होने की कोशिश कर रहा है, मेरा स्किन एक बैरियर है, उसको अंदर जाने नहीं देगा। माई स्किन इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, मेरा स्किन क्या है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, ठीक। अब इसके बाद क्या होगा, इनकेस ये एंटर कर गया, इनकेस ये एंटर कर गया, एंट्री के बाद अब इसके खिलाफ नेचुरल किलर सेल, मोनोसाइट, मैक्रोफेज, इओसिनोफिल, बेसोफिल या न्यूट्रोफिल, ये इसके खिलाफ सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स देंगे, इसे हम कहते हैं सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। तो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स क्या होगा, ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस होगा, इट्स द सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, ये सेकेंड है, ठीक। फर्स्ट क्या था, स्किन, नंबर 2 सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या था, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स इज द सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, जिसमें सेल खुद फाइट करेगा अगेंस्ट अ पैथोजन। और अब यहाँ पे क्या था, बी सेल कन्वर्ट हुआ इनटू प्लाज्मा सेल और एंटीबॉडी बनी और एंटीबॉडी ने क्या किया, इस बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ा जो मेरी बॉडी के अंदर एंटर हुआ। अब ह्यूमरल रिस्पॉन्स जो है इसे हम कहते हैं थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। ह्यूमरल रिस्पॉन्स क्या होगा, ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस होगा, ठीक है, इट्स द थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। सो ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। फर्स्ट बैरियर स्किन है, सेकंड सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है और जो थर्ड है वो क्या था, वो ह्यूमरल रिस्पॉन्स है। हमारे इस लेक्चर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।